गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको नरेशन के बारे में बताया था, और आज हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियमों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे और एग्जाम में आप अपने प्रश्न को ठीक करके आएंगे। आइए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना, अच्छे से स्टडी करना, ताकि आप इसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करके आ सकें। तो आइए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के दो नियम होते हैं। जो रूल्स होते हैं वो केवल दो होते हैं बच्चों। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के केवल दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम हम शामिल करते हैं जनरल रूल को, जनरल रूल को, और नंबर दो पे हमारा आता है जनरल रूल्स होते हैं नंबर एक पे, और नंबर दो होता है स्पेशल रूल्स। ये दो प्रकार के नियम हैं जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यूज किए जाते हैं। तो जनरल रूल्स को हम लोग कहते हैं साधारण नियम, और स्पेशल रूल्स को हम लोग कहते हैं विशेष नियम। आप थोड़ा सा इनके बारे में समझ लें। ये दो ही ऐसे नियम हैं जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करते समय यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल रूल है उसको आप समझो, और दूसरी चीज, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के दो ही नियम हैं तो हम इन दोनों नियमों को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से ठीक हो जाए। तो सबसे पहले आप जनरल रूल को समझिए। तो यहाँ पे आप डालो जनरल रूल। जनरल रूल ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों पर लागू होते हैं, जनरल रूल कहलाते हैं। जनरल रूल कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों पर लागू होते हैं जनरल रूल्स कहलाते हैं। और दूसरा हमारा जो नियम है वो है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल्स स्पेशल रूल्स इसको भी आप अच्छे से समझ लें कि ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों पर लागू नहीं होते, जो सभी तरह के वाक्यों पर लागू नहीं होते, बल्कि अलग अलग प्रकार के वाक्यों के लिए अलग अलग होते हैं, स्पेशल रूल कहलाते हैं। स्पेशल रूल्स कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के केवल दो ही नियम हैं, जिसको हम पहला नियम जनरल रूल के नाम से जानते हैं, दूसरा स्पेशल रूल के नाम से जानते हैं। जनरल रूल्स ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों पर लागू होते हैं, जनरल रूल्स कहलाते हैं। ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों पर लागू नहीं होते बल्कि अलग अलग प्रकार के वाक्यों के लिए अलग अलग होते हैं, स्पेशल रूल्स कहलाते हैं। तो आज हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ जनरल रूल के बारे में, हमने जनरल रूल समझ लिया, स्पेशल रूल समझ लिया, तो जनरल रूल्स के टाइप्स के बारे में आप समझो इसको अच्छे से। तो टाइप्स ऑफ जनरल रूल्स, टाइप्स ऑफ जनरल रूल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ जनरल रूल्स तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, चेंज ऑफ पर्सन्स। नंबर दो पे आपका आता है चेंज ऑफ टेंसेस। और नंबर तीन पे आपका आएगा चेंज ऑफ
अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों, जनरल रूल के बारे में हमने आपको बताया, स्पेशल रूल के बारे में हमने आपको बताया। जनरल रूल के प्रकार जो कि 3 प्रकार के होते हैं जनरल रूल: चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों, अगर आप इन 3 नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सेंटेंस को ठीक से नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ये आपका ये उत्तरदायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से स्टडी करें और समझें। हम आगे आपको पर्सन को समझने के लिए हम आपको प्रोनाउन केस चार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं और इसे अच्छे से समझना आपकी समझ में आएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि अंग्रेजी में क्या होता है बच्चों, हम लोग अगर नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो अक्सर हमसे गलतियां होती हैं। उन्हीं गलतियों से बचने के लिए हम आपको पर्सन को समझने के लिए प्रोनाउन केस चार्ट बताने जा रहे हैं, उसे अच्छे से समझो। तो बच्चों, आज हम आपके लिए प्रोनाउन केस चार्ट लेके आए हैं, इसे अच्छे से स्टडी करना जिससे कि आपको पर्सन की चेंजिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने प्रोनाउन केस चार्ट को लिखा है। पर्सन्स, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस को स्वैप किया है। तो पजेसिव के यहाँ पे पर्सन्स मतलब व्यक्ति, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, जो कर्ता की जगह कार्य करने वाले प्रोनाउन को हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यानी कर्म की जगह पे कार्य करने वाले प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। पजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक जो प्रोनाउन होते हैं वो दो तरह से वर्क करते हैं। यहाँ पे अगर किसी पजेसिव प्रोनाउन के जो केस होते हैं उसमें दो तरह से ये वर्क करेंगे, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में और एक पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। अगर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं तो इनके बाद नाउन का लगना सुनिश्चित है, इनके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। और पजेसिव प्रोनाउन में ये सिंगल ही यूज किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव केस में निजवाचक सर्वनाम में हम लोग इनको माई सेल्फ, आवर सेल्स, योर सेल्फ और हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ का यूज करते हैं। यहाँ पे आई और बी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है क्योंकि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को आई कंसीडर करता है, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जैसे मैं अगर किसी से बात करूंगा तो मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा, सामने वाला सेकंड पर्सन हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द पर्सन जितने भी हैं वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो आई और बी को हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं क्योंकि आई हमारा कोई भी व्यक्ति हो वो अपने आप को आई कंसीडर करता है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। और बी में हमारा आई इंक्लूड होता है क्योंकि अगर हम बी बराबर लिखते हैं तो बी बराबर बी प्लस आई। अगर मैं कहूं कि बी आर इंडियन तो बी में आई भी आ रहा है क्योंकि मैं भी उसमें शामिल हो रहा हूं। तो हमारा इस तरह से हम कह सकते हैं कि बी में आई शामिल है। तो आई और बी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस में है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। जैसे यहाँ पे आई हेल्प यू, यहाँ पे आई हमारा जो है वो सेंटेंस के शुरू में है, सब्जेक्ट की जगह पे है, तो नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। और आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूँ, मदद करने वाला कोई और जिसकी मदद की जा रही है वो कोई और है, तो जिसकी मदद की जा रही है वो व्यक्ति यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा या ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। आई, सबसे पहले आई को हमने बताया कि आई हमारा नॉमिनेट कब होता है, जब उस किसी भी सेंटेंस के शुरू में होगा तो आई नॉमिनेट कहलाएगा। और इसी तरीके से जैसे वी हेल्प यू, हम आपकी मदद करते हैं, तो यहाँ पे जो बी है ये भी सेंटेंस के शुरू में है, सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, तो इसको नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक भी बोलते हैं, तो ये नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। इसी प्रकार से बच्चों, ये जो मी है इसको देखो किस तरह से हम लोग लगाते हैं सेंटेंसेस में। यू, हम कहें कि यू हेल्प मी, तो आप मेरी मदद करते हैं, मदद करने वाला कोई और है, जिसकी मदद की जा रही है वो कोई और। जब हम किसी की मदद करते हैं, यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करते हैं, तो आप मेरी मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मी है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सब्जेक्ट कोई और अगर क्रिया के बाद कोई दिया गया है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। और इसी प्रकार से पजेसिव केस के प्रोनाउन को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। माई जब भी आएगा माई के साथ नाउन आएगा। जैसे मैं कहूं कि दिस इज माई मार्कर, तो दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, ये एक नाउन है और नाउन से पहले हमने पजेसिव एडजेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया है। अगर मैं कहूं कि यह मार्कर मेरा है तो दिस मार्कर इज माइन, तो हम दिस
मार्कर इज माइन, तब हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने कहा यह मेरा मार्कर है, ये मेरा मार्कर है, तो मेरा के बाद नाउन का प्रयोग किया है, मार्कर एक नाउन है तो हम माई का प्रयोग करेंगे। और मैंने कहा ये मार्कर मेरा है, तो मेरा के बाद कोई नाउन नहीं आया है तो हम दिस मार्कर इज माइन पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। मैं यह स्वयं कर सकता हूं, मैं ये खुद कर सकता हूं, तो आई कैन, तो हम ये रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। आई कैन डू दिस माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो जब भी आपको खुद की या स्वयं की अंग्रेजी देनी होगी तो हम रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग होगा। तो बच्चों आप समझ गए कि आई नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन कब होगा, जब ये कहीं सब्जेक्ट की जगह कार्य करेगा। मी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होगा, कब होगा, जब ये कहीं ऑब्जेक्ट की जगह यानी कि क्रिया के बाद कार्य करेगा। और माई कब कार्य करेगा, माई के बाद अगर हमारा कोई नाउन दिया गया है सेंटेंस के अंदर तो हम माई का प्रयोग करेंगे। और माइन का प्रयोग कब करेंगे, जब माई के बाद, जब मेरा के बाद कोई नाउन ना दिया जाए, मेरा मेरी मेरे के बाद, क्योंकि मेरा मेरी मेरे इसका भी अर्थ होता है, मेरा मेरी मेरे इसका भी अर्थ होता है। इसके बाद अगर नाउन नहीं दिया गया तो माइन का प्रयोग करेंगे। ये खुद या स्वयं के लिए हम माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से बी, बी नॉमिनेटिव केस है, फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस ये कब होगा, जब ये क्रिया के बाद दिया होगा, सब्जेक्ट की जगह दिया होगा तो सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस होगा। अस कब ये होगा, ऑब्जेक्टिव केस कब होगा, जब ये क्रिया के बाद होगा। और जब भी कभी इसका मतलब होता है हमारा, तो इसके बाद अगर हमारा, जैसे ये हमारा देश है तो दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर कंट्री, ये देश हमारा है तो दिस कंट्री इज आवर्स, दिस कंट्री इज आवर्स आएगा, आर्स आएगा, यहाँ पे आर्स का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर नाउन आता है, हमारा हमारी हमारे के बाद अगर नाउन आता है तो हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा नाउन नहीं आता है तो हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और आवर सेल्स का प्रयोग हम यह स्वयं करते हैं, हम ये स्वयं करते हैं, तो बी डू दिस आवर सेल्स, वी डू दिस आवर सेल्स, आवर सेल्स का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से यू नॉमिनेटिव केस में है, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है तो ये नॉमिनेट है। अगर क्रिया के बाद है, जैसे आई हेल्प यू, मैं लिख दूं यहाँ पे आई हेल्प यू, तो यहाँ पे जो ये है ये हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्रिया के बाद दिया गया है, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। यू हेल्प मी, यहाँ पे ये नॉमिनेट है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है। इस माध्यम से आप समझ सकते हैं यू हेल्प मी में यू शुरू में दिया गया सेंटेंस के, तो ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन कहलाएगा। और इसमें आई हेल्प यू क्रिया के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। और यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर में माई हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, अगर पेन दिया गया है तो योर का प्रयोग करेंगे, तो हम बोलेंगे दिस इज, यह तुम्हारा पेन है, यह तुम्हारा पेन है, तो दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। तो अगर ये नाउन दिया गया है बच्चों, नाउन से पहले ये पजेसिव एडजेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। ये पेन तुम्हारा है, तो दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, तब हम योर्स का प्रयोग करेंगे। और यू हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर सिंगुलर किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है तो वो वहां पे योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, और अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो वहां पे योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन डू दिस विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। आगे हमारा है कि ही हमारा थर्ड पर्सन है और ही नॉमिनेटिव केस में है। ही सी इट और दे ये सारे के सारे नॉमिनेटिव केस में है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ये जब भी सब्जेक्ट की जगह कार्य करेंगे तो ये हमारे नॉमिनेट कहलाएंगे। ये ऑब्जेक्ट की जगह क्रिया के बाद लगे होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। अगर इनके बाद, जैसे उसका पेन तो हिज पेन, उसका घर हर हाउस, इट्स के बाद भी नाउन का प्रयोग किया जाता है। उसका उसकी उसके, इट्स का मतलब होता है उसका उसकी इस उसके। और दियर, यहाँ पे दे का पजेसिव एडजेक्टिव केस में दियर का प्रयोग किया जाता है। और अगर पजेसिव नाउन नहीं दिया गया है उनका उनके उनके के बाद तो हम लोग दियर्स का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन में देमसेल्व्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इट भी दो तरह से वर्क करता है बच्चों।
इट का दो तरह से यूज होता है, जैसे इट दिया गया है, एक इट्स होता है और एक इट इज होता है। तो इसका मतलब, इस वाले का मतलब होता है इट इज, इट इज, और इसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसका, उसकी। तो कभी भी अगर सेंटेंस को, जैसे मैं कहूं कि यह मार्कर मेरा है, ये मार्कर मेरा है, तो मैं बोलूंगा दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है, एंड, और इसकी जो कैप है वो मिसिंग हो गई है, एंड इट्स कैप इज मिसिंग। अगर मैं गलती से, ये सेंटेंस हमारा सही है, यह मार्कर मेरा है एंड इट्स कैप इज मिसिंग, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि दिस मार्कर इज माइन एंड इट कैप इज मिसिंग, तो इसमें सेंटेंस हमारा ये गलत हो जाता, क्योंकि इस इट इज का मतलब होता है इट इज, तो इज एक बार यहाँ पे ऑलरेडी आता और यहाँ पे आ गया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। तो दिस मार्कर इज माइन एंड इट्स कैप इज मिसिंग। तो प्यारे बच्चों, इस टेबल को आप अच्छे से समझना, और इसकी चेंजिंग आपको जो चेंज ऑफ पर्सन में देखने को मिलेगी, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि जनरल रूल के हमने 3 प्रकार बताए थे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आपको पर्सन की चेंजिंग के बारे में आगे बताएंगे। अभी हमने आपको केस चार्ट समझाया है, केस चार्ट को अच्छे से स्टडी करना और इसको समझना, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जब तक कि आप इसको स्टडी करें अच्छी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।